बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम लोग पार्टनरशिप्स का जो है वो अब क्वेश्चंस अपने फुल फ्लेजेड कर रहे हैं। ठीक है, मैंने आप लोगों को होमवर्क जो दिया था क्वेश्चन नंबर 4, उसका मैं सोल्यूशन जो है वो अपलोड कर दूंगी इंशाल्लाह वेबसाइट पे। ठीक है, तो LMS पे अपलोड नहीं हुए, चले मैं देख लेती हूँ। ठीक है, मैं उसको देख लेती हूँ। तो क्या आंसर्स आ रहे हैं आप लोगों के क्वेश्चन नंबर 1 के, जरा बता दें। मोहसिन, लेखा, कैरेट डाउन्स बता दें दोनों के। दोनों आप लोग कैरेट डाउन्स उसके करंट अकाउंट्स के। चलें ठीक है उस्मान, अभी तो मैं फिर क्लास की शुरू हो गई हूँ। ठीक है, तो वो आप क्या कहते हैं, कितना आ रहा है? 8.5 मिलियन, 8,50,000। अच्छा चलें देख लेते हैं इसको। मैं इंशाल्लाह इसका सोल्यूशन जो है ना वो अपलोड कर दूंगी। आसान है, सोल्यूशन सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होगा। तो अगर किसी को इश्यू होगा तो एक्सक्यूज मी, मुझे जरा हिचकियां लग गई हैं। चलें जी, तो वो हम इंशाल्लाह देख लेंगे। ठीक है, सोल्यूशन अपलोड कर दूंगी, आप लोग उसको वहां से चेक कर लीजिएगा। अगर तो इश्यू आया तो डिस्कस कर लेंगे। मोहसिन, मुझे याद नहीं है, मुझे याद नहीं आ रहा इसका सोल्यूशन क्या था। मैंने दूसरी क्लास में अपने ये सॉल्व करवाया था खुद से। ठीक है, तो आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, वो मैं बना के इंशाल्लाह अपलोड कर दूंगी इसको। अब यहाँ पर आ जाए, अब हमें अपने मेन चीज पे फोकस करना है कि हमारा जो एग्जामिनेबल पोर्शन है बेसिक पार्टनरशिप का वो क्या है। वो ये फुल फ्लेजेड क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने आ रहा है। क्या नजर आ रहा है आपको? आपको नजर आ रहा है कि ट्रायल बैलेंस है पार्टनरशिप का, राइट? ट्रायल बैलेंस है पार्टनरशिप का, और साथ ही आपको यहाँ पे कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दी हुई है, एडजस्टमेंट्स दी हुई है, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह हम लोगों ने फाइनल अकाउंट्स में देखे थे, राइट? एक्सक्यूज मी। तो अब बेसिकली इस सवाल के अंदर आपसे वो क्या मांग रहा है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ही तो मांग रहा है पार्टनरशिप्स के। ठीक है, आपको वो कह रहा है स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बनाए, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाए, और हाँ जी वही कर रही हूं लेकिन नहीं खत्म हो रही, और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो बनाने को कह रहा है। तो मैंने आपको पार्टनरशिप का जब बेसिक मैं आपको बता रही थी, बिल्कुल जब मैं बेसिक्स आपको बता रही थी, मैं आपको कह रही थी कि इन दी एंड जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम बनेंगे पार्टनरशिप्स के, उसमें कोई बहुत माइन्यूट से डिफरेंसेस हैं। मतलब माइन्यूट एग्जैक्टली वो नहीं है, वो काफी मेजर डिफरेंसेस हैं, बट द नंबर ऑफ दोज डिफरेंसेस इज वेरी फ्यू। एसओसीआई बिल्कुल उसी तरह से बनेगा जिस तरह किसी सोल ट्रेडर का बनता है। सिर्फ एक नई चीज आ जाएगी, एक नया स्टेटमेंट आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का, और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन भी एग्जैक्टली वैसे का वैसे ही होगा। ठीक है, अब आप लोगों के पास ये हैंड आउट है, सबने डाउनलोड कर लिया इसको? ठीक है, अब एक काम ये करें, इसको जरा 2 मिनट पढ़े, ट्रायल बैलेंस को प्रॉपरली स्टडी करें, ट्रायल बैलेंस को स्टडी करें, मतलब निकालें। यहाँ पे क्या गिवन है? प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स के आगे डेट नहीं गिवन। कौन सी डेट का प्रोविजन होगा ये? साल के आखिरी दिन का। क्या मतलब हुआ? इन्होंने इंक्रीज या डिक्रीज इन बैड डेट क्या किया हुआ है? ऑलरेडी चार्ज कर दिया हुआ है। कहाँ चार्ज किया होगा? क्या बैड डेट एक्सपेंस अलग से कहीं नजर आ रहा है? नहीं नजर आ रहा, तो इसका मतलब है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में चला गया होगा। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ रहा है साल के पहले दिन का,
हमारा ईयर एंडेड है 30 जून 2015, तो क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन साल के पहले दिन का आ रहा है। ओहो, इसका मतलब क्या हुआ? डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस येट टू बी कैलकुलेटेड, राइट। फिर आपको नजर आ रहा है यहाँ पे तारिक आपका पार्टनर है, उसने आपको लोन भी दिया हुआ है। इस तरह से जरा पूरे ट्रायल बैलेंस को प्रॉपर्ली स्टडी करें। ट्रायल बैलेंस को स्टडी करने के बाद एडिशनल इंफॉर्मेशन पर आए, माइंड मैप बनाएं, फिर मैं आपको बताती हूँ किस तरह से करना है। जवाब क्वेश्चन नंबर 6 हम कर रहे हैं। आप काइंडली क्वेश्चन नंबर 6 LMS पर से डाउनलोड करके हैंड आउट 2 उसमें क्वेश्चन नंबर 6 को स्टडी करना शुरू करो, ठीक है। वालेकुम अस्सलाम। चलो मैं 2 मिनट में आती हूँ पानी शानी पी के। हाँ जी, पढ़ लिया, एक दफा गो थ्रू कर लिया सबने? चलें जी, शुरू करें फिर। तो ये क्या कह रहा है? तारिक एंड जुनैद आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 1:2. Interest on drawings is charged at 5%. Interest on capital is 8% on opening capital balances. Tariq is also entitled to a bonus of 10% of the net profits after charging his bonus, but before any other appropriation. तो याद है ना, अब इसके अंदर मैंने क्या कर दिया है, वो फाइनल अकाउंट्स वाली जो चीज याद है हमने पढ़ी थी कि अगर किसी मैनेजर को बोनस मिलता है एट द रेट ऑफ 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इज बोनस या कमीशन, तो वो ट्विस्टेड सी जो चीज थी, राइट, उसमें हम ग्रॉसिंग अप करते थे। याद है वो किसी को? सबको याद है? फॉर्मूला क्या था उसके अंदर? बोनस की फिगर किस तरह से निकालते थे? नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग बोनस डिवाइडेड बाय, बिल्कुल ठीक, डिवाइडेड बाय 100 प्लस बोनस की परसेंटेज मल्टीप्लाइड बाय बोनस की परसेंटेज, राइट। तो अब ये वाली सिचुएशन यहाँ पे करनी है कि बिफोर एनी अदर अप्रोप्रिएशन, यानी कि बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स और सैलरी, आपको बोनस कितना चार्ज करना है पहले? नेट प्रॉफिट का 10%, राइट। द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस परटेन्स टू द ईयर एंडेड 30 जून 2015। हम लोगों ने जब ट्रायल बैलेंस को स्टडी किया तो हमें कैपिटल अकाउंट्स भी नजर आ रहे हैं और करंट अकाउंट्स भी नजर आ रहे हैं, यानी कि क्या है? फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट वाला सिस्टम फॉलो हो रहा है। फिर आपको नजर आ रहा है कि आपको तारिक से लोन भी मिला हुआ है। 12% क्या है उसकी इंटरेस्ट पर एनम का रेट? 12% लोन फ्रॉम तारिक, यानी कि 6 लाख का आपको लोन गिवन है, आपने लिया है, बिजनेस ने लिया है, और उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट अप्लाई हो रहा है 12% का, ठीक है। अच्छा, आगे आते हैं। अच्छा, इसके अंदर एक चीज मैं मेंशन करना भूल गई, आप इसके आगे जरा अपने पास नोट कर लें। इसमें आप ये लिखें, assuming that loan from Tariq has been obtained on 1st March 2015, ठीक है। मैं यहाँ पे टाइप नहीं कर सकती, वरना मैं इस पे टाइप कर देती, ये चीज मिस आउट हो गई थी। assuming that loan was obtained from Tariq on 1st March 2015, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने हमें डेट नहीं दी हुई कि हमने किस डेट पे, बचा क्या है उसकी, ताकि हम इसमें इंटरेस्ट रेट को भी प्रोपोर्शनेट करें ना, जितने महीने लोन आपने इस्तेमाल किया उतने महीने का इंटरेस्ट रेट। तो वैसी एक छोटी सी चीज है। अगर तो ये लोन आपको पिछले सालों में मिला है तो इस साल पूरे 12 महीने का आपका इंटरेस्ट एक्सपेंस चार्ज होगा। अगर आपने ड्यूरिंग द ईयर लोन लिया है तारीख से तो वो प्रोपोर्शनेट हो जाएगा इंटरेस्ट एक्सपेंस, ठीक है। अब नीचे चलते हैं। फिर आपको नजर आ रहा है ड्रॉइंग्स। अब जाहिर सी बात है ये ड्रॉइंग्स ड्यूरिंग द ईयर है ना। ड्रॉइंग्स का अलग से अकाउंट कोई भी नहीं होता। यहाँ पे ड्रॉइंग्स ड्यूरिंग द ईयर अभी आपको गिवन है, आपको इनको करंट अकाउंट या कैपिटल अकाउंट में लेके जाना है। अब मैं आपको क्या बात, मैंने आपको बात बताई हुई है कि ड्रॉइंग्स जो है यहाँ पे अब दो इक्विटी के अकाउंट्स मेंटेन हो रहे हैं। आपको पता है ड्रॉइंग्स दोनों जगह पे जाती हैं, तो मैंने आपको क्या बोला हुआ है कि बाय डिफॉल्ट आपने ड्रॉइंग्स को कहाँ लेके जाना है? करंट अकाउंट में। आपने ये कहना है कि बाय डिफॉल्ट द ड्रॉइंग्स आर मेड आउट ऑफ प्रॉफिट्स, अनलेस क्वेश्चन में उसने स्पेसिफिकली मेंशन किया हुआ हो कि द ड्रॉइंग्स हैव बीन मेड आउट ऑफ ओरिजिनल कैपिटल। अग्रीड?
तो यहाँ पे क्या सिनेरियो है, ये वो वाली ड्राइंग्स हैं जो कि हमने करंट अकाउंट में डेबिट करनी है, कैपिटल अकाउंट में डेबिट नहीं करनी। फिर आपको सेल्स नजर आ रहा है, सेल्स रिटर्न्स नजर आ रहा है, इन्वेंट्री हमेशा ओपनिंग होगी ये वाली, परचेजेस है, ट्रेड डेटर्स है, ट्रेड क्रेडिटर्स है, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स है, फिक्स्ड एसेट्स की कॉस्ट भी गिवन है और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑन 1 जुलाई। हमें पता लग गया कि हमने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट नहीं किया हुआ। यहाँ पे प्रोविजन फॉर बैड डेट्स निकला हुआ है और ये कौन सी डेट का होगा, 30 जून 2015। तो इसका मतलब ये है कि जितना भी ड्यूरिंग द ईयर इंक्रीज या डिक्रीज इन प्रोविजन कैलकुलेट होना था वो कैलकुलेट हो चुका, चार्ज हो चुका। तो कहाँ चार्ज हुआ, बैड डेट एक्सपेंस नाम का तो हमें कोई अलग से आइटम नजर ही नहीं आ रहा, वो हमारा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में जा चुका होगा, उसका जो भी इफेक्ट था। ठीक है, इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट। अब आपको ये नजर आ रहा है कि हमने अगली लाइन में नजर आ रहा है कि बैंक ओवरड्राफ्ट लिया था। ठीक है, 1 जुलाई का तो हाँ ऑब्वियसली 1 जुलाई तक का तो हो गया था, हमें उससे थोड़ा कंसर्न है, हमें तो करंट ईयर से कंसर्न है ना। 1 जुलाई 2014 से 30 जून 2015 है हमारा करंट ईयर, 30 जून 2015 है। ठीक है, तो अब आपको नजर आ रहा है कि जी बैंक ओवरड्राफ्ट था। अब बैंक ओवरड्राफ्ट पे जो इंटरेस्ट एक्सपेंस बनता था वो बुक हो चुका है। अब यहाँ पे देखिए आपके पास एक और इंटरेस्ट बनता था और वो कौन सा था, लोन फ्रॉम तारिक। क्या उसका एक्सपेंस कैलकुलेट हुआ वह, क्या कहीं पे आइटम कोई आ रहा है, नहीं ना। यहाँ पे उसने स्पेसिफिकली इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट बताया हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन लोन फ्रॉम तारिक हैज नॉट येट बिन अक्रूड। तो अब आप क्या करेंगे, कैलकुलेशन करके इंटरेस्ट एक्सपेंस को करेंगे डेबिट और क्रेडिट किसको करेंगे, अपनी तरफ से पेमेंट नहीं करनी जब तक लिखी हुई ना हो, राइट। तो इसका क्या मतलब है, फिर हम बुक करेंगे लाइबिलिटी, इंटरेस्ट अक्रूड क्रेडिट करेंगे। ठीक है, क्योंकि हम अपनी तरफ से नहीं बोलेंगे कि भाई पेमेंट हो गई, राइट। अब नीचे आ जाए, एडिशनल इंफॉर्मेशन में आपको बताया जा रहा है कि इन्वेंट्री ऑन 30 जून 2015 वाज वैल्यूड एट 780,000. It included goods costing rupees 1 lakh that were damaged and were expected to be sold at 90% of their normal selling price after incurring total repair charges of rupees 35,000. तो अब नॉर्मल सेलिंग प्राइस क्या है वो तो हमें गिवन ही नहीं है, 1 लाख की कॉस्ट थी, नॉर्मल सेलिंग प्राइस का 90%। अब इसका हाँ सेपरेट लिखें या कंबाइन कर लें, दैट्स ऑफ नो, इतना कोई मसले वाली बात नहीं है। ठीक है, आगे हमें ये गिवन है कि बिजनेस जो है वो नॉर्मल मार्कअप कितना कमाता है, 20% का। तो हम निकालेंगे कि अगर ये डैमेज गुड्स डैमेज ना हुई होती तो कितनी सेलिंग प्राइस होती, वो आपने निकाली 20% को यूज करके और फिर आपने उसका 90% ले लेना है एज द एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस, राइट, लेस एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ रिपेयरिंग। यानी कि अब हमने पूरी इन्वेंट्री में से उसने हमें पिन पॉइंट कर दिया कि एक ये डैमेज्ड इन्वेंट्री है, इसमें शायद एनआरवी लोअर हो कॉस्ट से। ये बात आप अपने पास नोट कर लें कि नॉर्मली क्या होना चाहिए, कॉस्ट कम होनी चाहिए, एनआरवी ज्यादा होनी चाहिए। एनआरवी क्या होता है, एनआरवी होता है कि फ्यूचर में जब हम इस एसेट को इन्वेंट्री को बेचने जाएंगे तो कितने पैसे मिलेंगे, तो वो आइडियली कॉस्ट से ज्यादा ही होना चाहिए ताकि आपको प्रॉफिट हो। अगर एनआरवी कॉस्ट से कम होती है तो इसका मतलब है फ्यूचर में आपको लॉस होगा उस इन्वेंट्री को सेल करने पे, राइट। तो आपके पास बिल्कुल इसका मतलब ये कि अभी हमें चेक करना है, हो सकता है हुआ है, हो सकता है ना हुआ हो सकता है जो एनआरवी निकले वो 1 लाख से ज्यादा ही हो, तो आपने इसका मतलब एनआरवी लॉस थोड़ी हुआ। अगर आपकी कॉस्ट लोअर होती है एनआरवी ज्यादा होती है तो वो एनआरवी लॉस नहीं होता ना। एनआरवी लॉस तो तब आता है जब आप ये कहते हो कि फ्यूचर में हम कॉस्ट को भी कवर नहीं कर पाएंगे, एनआरवी इतनी कम होगी, राइट। आगे देखते हैं, a credit sale of rupees 1,30,000 was omitted from the books. Further, a check received from a customer amounting to 90,000 was dishonored by the bank. No entries had been passed for it. अब यहाँ पे आपको पता लग रहा है कि अच्छा जो क्वेश्चन में ट्रेड डेटर्स की फिगर थी 9,60,000 वो ठीक नहीं थी, उसमें हमने क्रेडिट सेल एक रिकॉर्ड नहीं की थी, इंटायरली ओमिट हो गई।
तो हमारे पास सेल की वैल्यू भी जो आ रही है सेल्स की 6498000 और जो ट्रेड डेटर्स की फिगर आ रही है दोनों आपके पास एडजस्ट होंगे। क्रेडिट सेल थी, डबल एंट्री क्या पास होनी चाहिए थी, डेटर्स डेबिट सेल्स क्रेडिट, आपने पास ही नहीं की। तो अब आप दोनों जगह पे ठीक कर लोगे, करेक्शन कर लोगे। फिर आपको नजर आ रहा है कि एक डेटर का चेक जो है वो डिसऑनर्ड, बिल्कुल ठीक। प्रोविजन भी फिर चेंज होगा क्योंकि डेटर्स की फिगर चेंज हो रही है, बिल्कुल ठीक। लेकिन अभी डेटर्स में एक और चेंज आ रहा है। A check received from a customer amounting to 90,000 was dishonored by the bank. क्या होगा इसमें? No entries had been passed for it. क्या सिचुएशन होगी, क्या करना होगा? डबल एंट्री क्या पास करेंगे? चेक डिसऑनर्ड कस्टमर का, रिसीवेबल डेबिट, बैंक क्रेडिट। मोहसिन बैंक क्रेडिट होगा, हाँ कैश नहीं, बैंक चेक है ना, बैंक क्रेडिट। तो बैंक ओवरड्राफ्ट है वो फर्दर हमारा बढ़ जाएगा, डेटर इंक्रीज होगा और एक और चीज भी होगी ना, बैंक, बिल्कुल ठीक, बैंक क्रेडिट होगा। चले आगे चलते हैं। तो अब आपको ये पता लगा कि अब ये दोनों ट्रांजैक्शंस किसको इम्पैक्ट कर रही हैं? डेटर को इम्पैक्ट कर रही हैं। अब डेटर अगर चेंज होगा तो नेचुरली सी बात है प्रोविजन का बैलेंस भी चेंज होगा। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स इज मेंटेन्ड एट 4% ऑफ क्लोजिंग डेटर्स। तो फर्दर हम इंक्रीज या डिक्रीज को फिर अब लेके जाएंगे दोबारा से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में, राइट। आगे आए, उन्होंने बता दिया डेप्रिसिएशन इज चार्ज एट द रेट ऑफ 10% ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस। Operating expenses include personal traveling expenses of Tariq amounting to 90,000. अब तारिक की ऑलरेडी ट्रायल बैलेंस में हमें ड्रॉइंग्स गिवन है 3,30,000, है ना। क्या इस 3,30,000 में 90,000 शामिल है? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि वो तो गलती से ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस में आप ले गए। तो अब आपको ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस से निकाल के ड्रॉइंग्स में डालना होगा और फिर वो फिगर कहाँ लिखेंगे? वो फिगर इकट्ठी लिखेंगे करंट अकाउंट में डेबिट साइड पे, राइट। फॉलो करें इस बात को। तो वो ये कह रहा है कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में ड्रॉइंग्स की फिगर शामिल है, तो हमें कहना है कि अच्छा ठीक है, हम वहां से निकाल देंगे। फिर वो आगे क्या कह रहा है? इट ऑल्सो इंक्लूड्स एनुअल रेंट अमाउंटिंग टू 9 लाख रुपीज फॉर द पीरियड टू 30 नवंबर 2015। एनुअल रेंट है यानी कि पूरे साल का रेंट उसमें शामिल है और ऐसे पीरियड तक के लिए है जो कि एंड हो रहा है 30 नवंबर 2015। तो यानी कि आपने ये पेमेंट की होगी 1 दिसंबर 2014 को, 12 महीने पहले। तो आप इस करंट अकाउंटिंग ईयर में, अब आप कहां पे खड़े हुए? आप खड़े हुए 30 जून 2015 पे। 30 जून 2015 पे आप बोलते हो कि जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर ये महीने अभी तक नहीं आए, बिल्कुल ठीक। इस इतने 5 मंथ्स का अमाउंट मेरे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में शामिल है जो कि नहीं होना चाहिए, उसको हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस से निकाल के प्रीपेड में डाल देंगे। यहां तक बात क्लियर है? अब मैंने आपको क्या बताया हुआ है? मैंने आपको ये बात बताई हुई है कि स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम अब आपको बनाना है पार्टनरशिप्स का, राइट। आपको पार्टनरशिप का स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बनाना है। उसमें आपने पार्टनर से रिलेटेड बाकी सारी चीजों को कर देना है इग्नोर, विद द एक्सेप्शन ऑफ व्हाट? विद द एक्सेप्शन ऑफ लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन भी एक ऐसा आइटम है जो कि किसके साथ है? पार्टनर के साथ है। अब इनकम्स एंड एक्सपेंसेस की बात करेंगे तो इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम तारिक, ये एक ऐसा एक्सपेंस है जो कि पर्टेन तो करता है पार्टनर के साथ, लेकिन हम उसको क्या ट्रीट करेंगे? जैसे ये किसी थर्ड पार्टी से हमें लोन मिला था, तो ये आपके अप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं जाएगा। करते हैं इसको सॉल्व करते हैं, खुद से करने की कोशिश करते हैं। 834 हो रहे हैं, 834 हो रहे हैं। ये सवाल एसओसीआई एटलीस्ट इसका ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहिए। 835 हो गए इनफैक्ट। अब 15 मिनट दूं? उस्मान, जवाद, मुहसिन करेंगे? 9 तक, आधा घंटा। चलें ठीक है।
आई होप आप लोग सारे थोड़े मतलब एनर्जेटिक हो, और आई कैन अंडरस्टैंड। दिन खत्म हो गया, पूरे थके हुए हो गए, लेकिन जस्ट बस ये आखिरी के 2-3 दिन है। आज का दिन हो गया और मैक्सिमम 2 दिन और मैं लूंगी आप लोगों के, ठीक है? 2 या 3 मैक्सिमम हो सकता है, 2 फरवरी तक मैक्सिमम जाएगा, उससे ज्यादा नहीं जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है? क्योंकि अभी हमें पार्टनरशिप्स में करना है, थोड़ा सा गुडविल का करना है। आज अगर हिम्मत रही तो आज उसको कर लेंगे, शुरू कर लेंगे एटलीस्ट। अगर नहीं तो कल इंशाल्लाह मैं आपको पूरा गुडविल का करा दूंगी। फिर हमारे पास अकाउंटिंग इक्वेशन और एक्सचेंज और एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट रह गया, ठीक है? तो वो हम इंशाल्लाह फिर 1 या 1.5 क्लासेस में वो भी हमारा हो जाएगा। तो बस हिम्मत करें, ठीक है? थोड़ा अपने आप को पुश करें, अपना कोशिश करें ये करने की। क्वेश्चन जितना समझ में आ रहा है मैंने आपको बता दिया है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, नहीं 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 नहीं, वीक पूरा थोड़ी होगा, बिल्कुल भी नहीं, वीक पूरा नहीं होगा आपका। अभी कल 31 है, कल तो वैसे ही आपका नॉर्मल कोर्स कंप्लीशन है। मैं आपको सेकंड का कह रही हूँ, थर्सडे तक, थर्सडे, ठीक है? थर्सडे तक चलें। तो अब इतनी बात आपको पता लग गई कि एसओसीआई में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और बोनस का कोई ताल्लुक नहीं है। बाकी सारी चीजें, बाकी सारे एक्सपेंसेस और इनकम्स एसओसीआई में आने। और चले, कोई बात नहीं, अल्लाह आप लोगों को कामयाबी दे, बस यही काफी है। चले जी, 8:37 हो गए। अगर आप लोगों को किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आए तो हाँ, तो कैसे पूछेंगे? आपके पास मेरा नंबर नहीं है व्हाट्सएप पे? बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से पहले पूछते हैं। फिर अगर मौका मिला तो बीच में मैं कोई क्वेरी की डिस्कशन की क्लास भी बीच में रख लूंगी इसी तरह से, ठीक है? ऑनलाइन हम लोग आ जाएंगे, टाइम फिक्स कर लेंगे ग्रुप पे, और उस पे हम कर लेंगे कि जी किसी दिन। नहीं नहीं, आप लोग मुझे भूलने दोगे तो ही मैं भूल सकूंगी ना, वरना नहीं। चलें जी, क्वेश्चन जल्दी से करें हम। तो अभी हम एसोसिएट जल्दी से कंप्लीट करते हैं। हमें फिर अपना प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनाना है और करंट अकाउंट्स भी बनाने हैं। तो आपने यहां तक चेक कर लें, आपका बिल्कुल ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक सबका यही निकला। क्लोजिंग स्टॉक में आपने 1,07,80,000 में 1 लाख की अमाउंट शामिल है। बाय डिफॉल्ट कॉस्ट शामिल होती है। आपको ये पता चला कि इस पर्टिकुलर स्टॉक ऑफ इन्वेंट्री की एनआरवी है 73,000। आपने 27,000 से इस फिगर को माइनस कम कर दिया, ठीक है? ये आपका काम हो गया। फिर आपने इसको ले लिया था। इसके अलावा अब आपकी बारी आएगी किसकी? आपने चेक कर लिया कि आपके पास यहाँ पे अदर इनकम तो कोई मौजूद नहीं था, तो जवाब आएगा कि उसका नहीं मौजूद था। आप आ जाएंगे लेस अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। आपने अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लेस किया। अब उसके लिए मैंने आपको क्या तरीका बताया है, शुरू से शुरू करें ताकि आपके पास कोई चीज मिस आउट ना होए। आपने स्टार्टिंग से शुरू किया और आप इधर आके रुक गए। आपने कहा 12% लोन फ्रॉम तारिक, और मैंने आपको क्या लिखवाया है कि इसमें यू हैव टू अज्यूम that the loan was taken on 1st March 2015। सबने अपने पास लिख दिया है। मैं इसके अंदर टाइप करके ना और रिवाइज इसका डॉक्यूमेंट अपलोड कर दूंगी ताकि किसी को कोई इश्यू ना रहे। तो अब क्या सिचुएशन हुआ, इसी साल आपको 1 मार्च 2015 को आपने लोन रिसीव किया तारीख से, और आपने ये देखा कि ट्रायल बैलेंस के अंदर इंटरेस्ट एक्सपेंस की रिकॉर्डिंग अभी तक नहीं हुई थी। तो आपने कहा कि हम यहाँ पे इंटरेस्ट एक्सपेंस को जरा देख लें। ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट रिकॉर्ड हुआ है 90,000 का।
तो अब आप क्या कहेंगे, 90,000 का बैंक ओवरड्राफ्ट रिकॉर्ड हुआ हुआ है। बिल्कुल 780 माइनस यही होगा, यही तो किया हुआ है। ओके ओके ओके, होल्ड ऑन एक सेकेंड, यहाँ पे मैंने सिर्फ टाइपिंग गलत कर दी। ये ले, नहीं सही है ना, एनआरवी लॉस सही तो किया मैंने, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री वही आएगा, यही हो रहा है। एनआरवी लॉस को हम माइनस कर रहे हैं, क्या सही तो हुआ है। बच्चे 4453 नहीं आ रहा, 753 आ रहा है। 7,80,000 है क्लोजिंग इन्वेंट्री, 7,80,000 माइनस, हाँ सही है। चले, तो अब आपने ये कहा कि इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑलरेडी रिकॉर्डेड कितना है, 90,000। हमने कहा कि अभी हमें पता चला कि इंटरेस्ट एक्सपेंस इसके अलावा भी है, राइट। इंटरेस्ट एक्सपेंस में अब यहाँ पे देखें क्या सिचुएशन है, बात आप आई होप आपने नोट कर ली होगी कि यहाँ पे लोन हमने किसको लिया, अच्छा लोन हमने किससे लिया था, तारिक से। तो तारिक आपका पार्टनर है, लेकिन लोन और इंटरेस्ट ऑन लोन के मामले में तारिक बिल्कुल ऐसे ही ट्रीट होगा जिस तरह कोई वो आम थर्ड पार्टी थी, सही है। यानी एज इफ ये लोन हमने तारिक से नहीं लिया था, ये अप्रोप्रिएशंस में नहीं आएगा, ये इक्विटी का पार्ट नहीं बनेगा। तो 12% मल्टीप्लाइड बाय 6 लाख। लेकिन सिचुएशन क्या है, आपने इस लोन को कितने महीने पहले लिया है क्लोजिंग से, मार्च अप्रैल मई जून, चार महीने इंटू 4/12, ठीक है। तो ये काम आपने क्या कर देना है, जो आपके पास ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन था 90,000 प्लस ये वाली फिगर। यहां तक क्लियर है बात। तो यहीं पे फेस ऑफ एसोसीआई पे ही आप वर्किंग दिखा दें, भले ब्रैकेट्स में कोई मसला नहीं होगा। तो आपने ये कहना है 90,000 पहले से गिवन था, इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, उसमें हम ऐड कर देंगे 12% इंटू 6 लाख इंटू 4/12। कितना आंसर आ रहा है, एक सेकेंड, 12% 24,000 आंसर आ रहा है इसका। आपने कहा कि 24,000 तो सिर्फ इंटरेस्ट एक्सपेंस इस चीज का है, हमें और किसका इंटरेस्ट एक्सपेंस लेके जाना है, हमें लेके जाना है इसका जो ऑलरेडी हमें चार्ज होता हुआ नजर आ रहा है, प्लस 90,000, ठीक है। 114,000 ये आपका बनता है इंटरेस्ट एक्सपेंस। और आपने कहा कि चलो ये हमारा हो गया, आपने कहा कि अब हमारे पास इंटरेस्ट एक्सपेंस भी रिकॉर्ड हो गया, और साथ ही आप यहाँ पे भी इसको टिक कर दें कि हमने इकट्ठा ही इन दोनों को ले गए, ठीक है। इकट्ठा ही, चाहे तो अलग अलग भी कर सकते हैं, लेकिन बेहतर है इकट्ठा कर दें। फिर आप आते हैं ड्रॉइंग्स तो एसओसीआई का पार्ट नहीं है। सेल्स रिटर्न्स, इन्वेंट्री, परचेजेस, ये सब आप लेके जा चुके हो। ट्रेड डेटर्स, ट्रेड क्रेडिटर्स, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। अब आप रुक गए, आपने कहा कि यहाँ पे हमने पढ़ा था कि हमारे पास यहाँ पे देखिए 130 को आपने एडजस्ट कर लिया। यहाँ पे आई होप ये सबने किया होगा। सेल्स में एक कमीशन भी थी 1,30,000 की, वो यहीं पे एडजस्ट कर देनी है, ठीक है। ये सबने कर लिया, 1,30,000 की एक एडजस्टमेंट थी। चले आगे आ जाए, तो फिर आपने कहा कि हमारे पास डेटर्स का फिगर जो है ना वो चेंज हो रहा था, और डेटर्स की फिगर चेंज होने की वजह से हमारा प्रोविजन भी इफेक्ट पड़ रहा था। प्रोविजन पे इफेक्ट पड़ेगा तो आपको पता है कि एक्सपेंस या इनकम क्रिएट होगी, या अगर तो आपका डिक्रीज इन प्रोविजन है तो इनकम हो जाएगी, अगर इंक्रीज इन प्रोविजन है तो एक्सपेंस हो जाएगा। तो सबसे पहले तो आपने ये कहा कि वैसे भी हमें डेटर्स की फिगर चाहिए ना, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस की एडजस्टेड फिगर चाहिए स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के लिए। तो यहीं पे वर्किंग कर लेते हैं। हमारे पास अनएडजस्टेड बैलेंस डेटर्स का कितना था, 9,60,000। आपने कहा
कि इस 9,60,000 में दो एडजस्टमेंट्स पास करनी है। 1,30,000 का हमने सेल रिकॉर्ड नहीं किया था, है ना। क्रेडिट सेल आपने रिकॉर्ड नहीं किया था, तो उसको क्रेडिट आपने कर दिया सेल्स के अकाउंट में और डेबिट कर देंगे डेटर्स के अकाउंट में। डबल एंट्री हो गई कंप्लीट। फिर आपने कहा कि हमने अभी डिसऑनर्ड चेक की भी रिकॉर्डिंग करनी है। 90,000 का डिसऑनर्ड चेक था। तो जब हम ये सारे काम कर लेंगे एंड दैट्स इट, सारा काम हो गया। आपने कहा कि अब जो कैरेट डाउन निकलता है, एडजस्टेड बैलेंस निकलता है, वो निकलता है 1180,000। ठीक है, तो 1180,000 आपके पास आ गया डेटर्स का बैलेंस। डेटर्स का बैलेंस, अब आपको पता है कि पहले किस रेट पे प्रोविजन कैलकुलेट हुआ था, 960 पे। अब हम रिवाइज करेंगे और प्रोविजन किस पे कैलकुलेट करेंगे, 1180 पे। तो आपने यहीं पे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का अकाउंट बनाया। आपने कहा कि 30 जून 2015 पे आपके पास कैरेट डाउन कितना था, ब्रॉट डाउन कितना था, unadjusted balance on the same date was 38,400. तो unadjusted balance on 30 जून 2015 was 38,400. फिर हमने ये कहा कि अब हम कैरेट डाउन की जरा कैलकुलेशन करते हैं। हमारा कैरेट डाउन अब आएगा कितना, क्लोजिंग डेटर्स आर 1180,000 और उसमें आपको ये बताया हुआ है कि प्रोविजन मेंटेन होगा 4% पे। तो जब आप ये कैलकुलेशन करते हो तो आपके पास आंसर आता है कितना, 47,200। आपने बुक कितना किया हुआ था, 38,400। इसका मतलब है कि अभी भी हमारे पास इंक्रीज इन प्रोविजन, हमें फर्दर अपने प्रोविजन को इंक्रीज करना है, कितने से, 8,800 से। अब हमारे पास यहाँ पे अपेरेंटली बैड डेट एक्सपेंस का कोई अलग से अकाउंट मेंटेन नहीं हो रहा, तो हम इसको कहाँ ले जाएंगे, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में ही हम कर देंगे इसको डेबिट। राइट, यहां तक क्लियर है बात। तो हमने ये कहा अगर अलग से जा रहा होता तो बैड डेट एक्सपेंस में आइडियली एक अलग लाइन आइटम में आना था। राइट, अब यहाँ पे अलग लाइन आइटम कोई भी नहीं, ऐसे ही किया आपने, चलें जबरदस्त। तो आप इधर आ गए, आपने कहा चलो जी प्रोविजन फॉर बैड डेट से रिलेटेड अब फर्दर हमारे पास एक इंक्रीज इन प्रोविजन आ रहा है, उसको हम एडजस्ट करेंगे कहाँ पे, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में। तो एक काम ये करते हैं, अगला आइटम वैसे भी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ही है, तो जरा इसको यहीं पे एडजस्ट करना शुरू कर देते हैं। 9,80,000, चलें दैट्स गुड, 9,80,000 एज पर ट्रायल बैलेंस है। और पहला इसमें हमने एडजस्टमेंट ये देख लिया कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में 8,800 से कुछ डेबिट होना है, यानी कि हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्रेडिट होके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डेबिट हो रहा है, यानी 8,800 से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा देखिए वैसे भी इत्तेफाक से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अगला आइटम था यहाँ पे। ऑपरेटिंग एक्सपेंस, इंटरेस्ट एक्सपेंस को आप ले जा चुके हो। अब हम देखते हैं क्वेश्चन के अंदर इन्होंने हमें ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के मुतालिक और भी इंफॉर्मेशन दी हुई है। अब वो क्या दी हुई है, पर्सनल ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस इसमें शामिल हैं तारिक के, तो ये यहां से निकल जाने चाहिए। बिल्कुल ठीक, तो आपने कहा ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस से क्रेडिट होके डेबिट कहां पे होगा, करंट अकाउंट ऑफ तारिक। राइट, आगे देखते हैं। 9 लाख का एनुअल रेंट इस पूरी फिगर में शामिल था, 9 लाख का, फॉर द पीरियड टू 30 नवंबर 2015। तो हमने ये कहा कि 9 लाख की अमाउंट नहीं होनी चाहिए। 9 लाख में से कुछ अमाउंट अभी भी प्रीपेड है। कितना प्रीपेड है, हम खड़े हुए 30 जून 2015 पे, तो 30 जो, और पूरा एनुअल से मुराद ये कि अब हमें समझ में आ गया कि ये क्या पीरियड से क्या मुराद है, कितने पीरियड की पेमेंट हुई थी, तो वो एनुअल रेंट से हमें पता लग गया। और ये बात डिटरमिन करना जरूरी है। अगर वो 10 मंथ्स का पीरियड होगा तो हम प्रीपेड की अमाउंट किस तरह से निकालेंगे, 9 लाख डिवाइडेड बाय 10 इंटू 5, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर। यू गेटिंग माई पॉइंट। तो जितने का पीरियड होगा, जितने मंथ्स का पीरियड है, दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट।
अगर ये एनुअल रेंट ना होता, यहाँ पे लिखा हुआ होता कि रेंट की अमाउंट थी 9 लाख और वो 10 मंथ पीरियड के लिए आपने पे किया था, जो एंड हो रहा है 30 नवंबर 2015 को, तो उन 10 महीनों में से 5 महीने फॉल करते हैं हमारे करंट ईयर के बाहर, राइट? तो उसमें फिर हम किस तरह से अमाउंट निकालते हैं? 9 लाख डिवाइडेड बाय 10 इंटू 5, यानी कि उसमें 12 से डिवाइड फिर ना होता क्योंकि वो पूरे साल की पेमेंट नहीं थी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो यहाँ पे बात डिटर्मिन करना 12 ही करना है बच्चे, इसमें 12 ही करना है क्योंकि एनुअल रेंट है ना, एनुअल रेंट है, यानी कि ये कौन से पीरियड के लिए पे हुआ है? एनुअल पीरियड के लिए, एक साल के लिए पूरे, और ऐसा साल जो कि एंड कब हो रहा है? 30 नवंबर 2015 पे। यहाँ पे बिल्कुल यही करना है आपने। फिर एक यहाँ पे वर्किंग कर ली कि 9 लाख में से 9 लाख पूरे 12 महीने की पेमेंट थी, जिसमें से 5 महीने की पेमेंट जो है वो हमने कहा कि करंट ईयर में बिलोंग नहीं करती। तो अब आपने क्या कर देना है? उस फिगर को 9 लाख डिवाइडेड बाय 12 इंटू 5 को क्या कर देना है? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस से निकाल देना है। यहां तक बात क्लियर है? कितना आ रहा है? 375,000। ये टोटल बता रहे हैं या सिर्फ इसकी फिगर बता रहे हैं? 9 लाख डिवाइड बाय 12 इंटू 5। अच्छा, ये सिर्फ इसकी फिगर है 375,000। जरा टोटल अमाउंट आप बताएं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का कितना? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का नेट कितना आ रहा है? 9,80,000 स्टार्टिंग था, उसमें आपने 8,800 ऐड किया, 90,000 आपने लेस किया और 375,000 भी लेस ही करना है ना जी? जवाद, मोहसिन, उस्मान, सबने ठीक किया? तो आपके पास 523,800 ये आपके पास आ रहा है एडजस्टेड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब आपने ये कहा ट्रायल बैलेंस में अपेरेंटली जो जो चीजें थी वो हम सारी कर चुके, लेकिन फिर आपने एक चीज आइडेंटिफाई की और वो क्या था कि डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर का कैलकुलेट नहीं हुआ। तो अब हम वो खुद से करेंगे। डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन फिक्स्ड एसेट एट द रेट ऑफ 10% ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस। अच्छा चले ठीक है, लेकिन समझ में आ गया? अब आपको वो कह रहा है कि अब आपने क्या करना है? 3820000 स्ट्रेट लाइन बेसिस है, यानी कि कॉस्ट का सिंपल 10%, ठीक है? तो कॉस्ट आपको अलग गिवन है 3820000। आपने कहा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। अब ये बात कंफर्म हो गई कि ये चीज ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में शामिल नहीं है। और क्यों नहीं शामिल? क्योंकि डेप्रिसिएशन, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन साल के ओपनिंग डेट का गिवन है। तो हम करेंगे, अब हमारे पास क्या सिचुएशन है? 3820000 दैट इज योर टोटल कॉस्ट, राइट? आपने इसका सीधा सीधा क्या ले लेना है? 10%। यहां तक बात क्लियर है? मोहसिन, उस्मान, और देखें, और हमारे पास कोई ऐसा आइटम तो नहीं है एक्सपेंस का जो हमारा रह गया हो? इंक्रीज इन प्रोविजन हो गया, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की एडजस्टमेंट हो गई, एनआरवी लॉस हो गया, दैट्स इट। एक्सपेंसेस खत्म। आप आए इधर, आपने कहा बैडेड तो इसमें चला गया ना, 8800 इसमें चला गया, उसको मैंने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में ले लिया। अब आपने कहना है गुड हो गया। अब हम क्या करेंगे? हमने एक्सपेंसेस का टोटल किया और आखिरी कॉलम में माइनस में लिख दिया, क्योंकि ये आपका माइनस होगा आपके, कौन सा रह गया? ये आपका होगा माइनस। वो ले जा चुके हैं पहले ही, 90,000 ऊपर ले जा चुके हैं, इसमें शामिल है ना इंटरेस्ट एक्सपेंस में। उसको क्लब कर दिया था, इसीलिए मैंने उसको हाईलाइट कर दिया है। 90,000 इंटरेस्ट ऑन एक्सपेंस जो है
उसके अंदर 90,000 शामिल है, 90,000 भी शामिल है और इंटरेस्ट ऑन लोन भी अब चला गया, वो हम लेके जा चुके हैं। ठीक है, तो अब आपने क्या किया, आपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस किया और ये आपके पास आंसर आ गया क्या, नेट प्रॉफिट हो गया। स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम आपका हो गया कंप्लीट। सही है, अब आपने करना क्या है, अगले पेज पे, अगले पेज पे किसका टाइटल देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। आपने कहा तारिक एंड जमील, आपने हेडिंग डाली प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 30th June 2015 और आपने कहा कि अब हम बात करेंगे किसकी, अब हम जो रिमेनिंग हमारे इनकम्स और एक्सपेंसेस हैं और वो कौन कौन से हैं, पार्टनर्स को जो अक्रू होते हैं, राइट, पार्टनर्स से जो रिलेटेड हैं उनको हम अप्रोप्रिएशन ट्रीट करते हैं, नॉर्मल बिजनेस एक्सपेंस या इनकम ट्रीट नहीं करते। सही है, अब स्टार्टिंग फ्रॉम व्हाट, नेट प्रॉफिट, ये नेट प्रॉफिट कहां से आएगा, 601,200 जो अभी आपने कैलकुलेट किया। सही है, अब सबसे पहला इसमें हमने किसको डील करना है, अगर आपको याद हो तो सबसे पहली लाइन में क्या था, सबसे पहले हम बोनस को ही डील करते हैं, क्योंकि कहता है कि बिफोर एनी अदर अप्रोप्रिएशन आपने बोनस की कैलकुलेशन करनी है। अब यहां पर आते हैं, अब आप आ गए बोनस टू तारिक, इसकी वर्किंग अब किस तरह से होगी, अब वो ये कह रहा है 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग हिज बोनस, तो हमें तो नेट प्रॉफिट पता है बोनस चार्ज करने से पहले का, जब तक हमें रुपीस में बोनस की अमाउंट नहीं पता चलेगी हम नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग बोनस निकाल ही नहीं सकते। तो इसका वे आउट क्या है, इसका फॉर्मूला अगर आपको याद हो, आप क्या कहते हो, उस पॉइंट में उस चीज को डिडक्ट करने से पहले कितना नेट प्रॉफिट था वो हमारे पास ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, डिवाइडेड बाय 100 प्लस बोनस की परसेंटेज यानी कि 110 मल्टीप्लाइड बाय बोनस की परसेंटेज यानी कि 10। ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बोनस की फिगर आएगी कि बोनस इसको पे होगा कितना, पे तो नहीं अक्रू कितना होगा। ठीक है, तो वो आपके पास आ गया 64,655। यहां तक क्लियर है बात। अब हम आराम से क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स की हम बात करेंगे। यहां पे आपके पास तारिक और जुनेद, अब वो क्या कह रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल is 8% on opening capital balances। अब जाहिर सी बात है ड्यूरिंग द ईयर तारिक और जुनेद ने ना कोई कैपिटल इंट्रोड्यूस किया ना ही कोई ड्रॉइंग्स की हैं आउट ऑफ ओरिजिनल कैपिटल, तो साल के शुरू में भी बैलेंस सही था, साल के आखिर में भी बैलेंस सही था, 1 मिलियन और 1650। फॉलो करें ना इस बात को, तो आपने तारिक की कैलकुलेशन की 1 मिलियन इंटू 8% और जुनेद की कैलकुलेशन की 1650,000 इंटू 8%। यहां तक बात क्लियर है। आपने कहा ये दोनों चीजें क्या होंगी, माइनस होंगी, ये आपके पास आता है 80,000 और ये आपके पास माइनस होगा 1650,000 मल्टीप्लाइड बाय 8% यानी कि 132,000। जी यहां तक सबको क्लियर है। जुलेखा आपने कितना मिस किया, जुलेखा किसी में मसला है, आप ऑफलाइन हो गए थे। इसको चेक कर लें, अगर कोई इश्यू है तो फिर इसको हम कर लेंगे डिस्कस। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना शुरू कर दिया।
अब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, बच्चे ड्रॉइंग्स तो अभी हम करेंगे, ऐड करेंगे। अब एक एंट्री थी ना आपकी, अब एक ड्राइंग से, अभी तो ड्राइंग्स का काम हमने किया है। अभी हम लोग करेंगे। अब हमें यहाँ पे लेना क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। और आपको पता है कि ये बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से इनकम होगी ना, इससे हमने क्या करना है, ऐड करना है। अब हम तारिक का देखते हैं। तारिक का एज पर ट्रायल बैलेंस 3,30,000 आ रहा है ड्राइंग्स का अमाउंट, ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर। अब आपको ये पता है कि तारिक ने 90,000 की एक और ड्राइंग की थी जो कि ऐड हो गई थी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में। तो हमने अब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को क्रेडिट कर दिया था, 90,000 से कम कर दिया था। अब हम डेबिट किसको करेंगे, ऑब्वियसली ड्राइंग्स की फिगर को अब हम बढ़ा देंगे। हम ये कहेंगे कि तारिक की टोटल ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर कितनी थी, 3,30,000 तो ट्रायल बैलेंस में आ रही थी, राइट। तो 3,30,000 ट्रायल बैलेंस में आ रही थी, प्लस 90,000 का हमने फर्दर ऐड किया, फर्दर एडजस्टमेंट किया। उसके ऊपर स्ट्रेट 5%, क्योंकि इसने हमें कोई टाइम नहीं दिया हुआ कि ड्राइंग इसने कौन सी डेट से ली थी, तारिक और जुनेद ने, तो हम कहेंगे पूरे साल का सीधा सीधा अप्लाई कर दो। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना हो जाएगा, 330 प्लस 90,000 पे 5%। ठीक है, कोई टेक्निकल नहीं है, बहुत आसान सा सवाल है ये। तो ये कहां पे आ जाएगा, 4,20,000 पे हमने अप्लाई कर देना है 5%। सारी चीजें आप लोगों ने पहले पढ़ी हुई है, सब आता है आप लोगों को। जुनेद की ड्राइंग्स में कोई एडजस्टमेंट नहीं करनी, हमने कहना है 450 एज इट इज। हमने ड्राइंग्स उठाई और उस पर हमने इंटरेस्ट चार्ज कर दिया, कितने का, 5% का। तो आ गया 22,500। ऐड होगा, ये बिल्कुल ऐड होगा। बोनस लेस हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेस हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लेस हो गया, बस सारा खत्म। आपने कहा कि अब निकाल लेते हैं रेजिडुअल प्रॉफिट, और रेजिडुअल प्रॉफिट आपका निकलता है 378,045। ठीक है, रेजिडुअल प्रॉफिट निकालने के बाद एक आखिरी अप्रोप्रिएशन जो कि लाजमन होती ही होती है, और वो क्या है, शेयर ऑफ प्रॉफिट। शेयर ऑफ प्रॉफिट में तारिक और जमील का हमें शेयर निकालना है। तारिक का रेशो क्या है, रेशो क्या है, 1/2, राइट। यानी कि टोटल पार्ट्स कितने, 3 पार्ट्स हैं, जिसमें से 1 पार्ट जाएगा किसको, तारिक को। तो 1/3 इंटू 378,450। ठीक है, तो आपने इसको 1/3 पे डिवाइड कर दिया, वो आंसर आ गया आपके पास 126,015। यहां तक फॉलो कर रहे हैं सारे। फिर आपने कहा 378,045 का 2/3 किसको जाएगा, जमील को जाएगा, और आपने इसको यहां पे कर दिया क्लोज। ठीक है, ये आपके पास 378,045 की डिस्ट्रीब्यूशन भी आ गई। अब क्या बनाना है, आखिरी स्टेटमेंट अगले पेज पे, फ्रेश पेज पे आ जाए। चले कर लू मैं नेक्स्ट पेज। आखिरी स्टेटमेंट पे आ जाते हैं। आखिरी स्टेटमेंट है आपकी रेजिडुअल, गलत है, नहीं तो सही आ रहा है, 378,045 है, बिल्कुल ठीक है। ओके ओके ओके, 378,045, ओके। सिर्फ लिखने में मसला आया, वरना कैलकुलेशन बिल्कुल ठीक किया है। कैलकुलेशन इसलिए ठीक है क्योंकि मैंने फॉर्मूला लगाया है, ऊपर वाली फिगर को यूज किया है। ठीक है,
तो आंसर यही है। चले आगे आ जाएं। तारिक एंड जमील, अब हम जैसे जैसे चीजें आएंगी वैसे वैसे एडजस्टमेंट ही कर देंगे। एज ऑन 30th June 2015, चले अब हमें क्या करना है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाना है स्टार्टिंग फ्रॉम एसेट्स। ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम एसेट्स, तो एसेट्स में हमें सबसे पहले नजर आ रहा है नॉन करंट एसेट मौजूद है, फिक्स्ड एसेट सिर्फ एक ही कैटेगरी उन्होंने बताई हुई है, तो हमने यहाँ पे नॉन करंट एसेट्स की फिगर डाली, हेडिंग डाली। जी जल्दी से देख लें। ठीक है, चलें तो नॉन करंट एसेट से स्टार्ट करते हैं। आपको फिक्स्ड एसेट्स की दी हुई है कॉस्ट। क्या कॉस्ट में कोई एडजस्टमेंट थी फिक्स्ड एसेट्स की? नहीं ना, वो तो 3820,000 ही है। तो आपने कहना है गुड हो गया, हम लोग क्या करेंगे 3820,000 हमने यहाँ पे लिख दिया एज इट इज। फिर हमने इसमें से क्या लेस किया अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन। लेकिन यहाँ पे अब हमें ख्याल रखना है, अब अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन में एडजस्टमेंट आएगी और वो क्या आएगी, 7,50,000 इस साल का ओपनिंग बैलेंस था अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन का। आपने ड्यूरिंग द ईयर 382,000 का डेप्रीसिएशन फर्दर चार्ज किया, तो क्लोजिंग बैलेंस कितना हो जाएगा 750,000 और 382,000, 1132,000 आगे आपके पास क्लोजिंग बैलेंस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का। आपने इसको यहां से माइनस किया और आपको टोटल नॉन करंट एसेट्स की नेट बुक वैल्यू पता लग गई। ठीक है, फिर बारी आई किसकी, करंट एसेट्स की। अब करंट एसेट्स में हमें क्या करना है, ऑर्डर को मेंटेन रखना है। इन्वेंट्री की वैल्यू आपने कितनी निकाली थी, 7,80,000 माइनस 27,000। वर्किंग आप कर चुके हो, आपने पहले कॉलम में लिखा 753,000, ये फिगर आपने लिख दी यहाँ पे। फिर आते हैं इन्वेंट्री के बाद और देखते हैं ट्रायल बैलेंस और ट्रायल बैलेंस के बाहर और क्या चीजें थी। आपको नजर आ रहा है कि ट्रेड डेटर्स आता है। फिर 9,60,000 इज नॉट इट्स करेक्ट अमाउंट। आप अब गए वर्किंग के अंदर और आपने कहा कि डेटर्स की सही ग्रॉस अमाउंट कितनी है, 1180,000। आप स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में आए, आपने यहाँ पे लिखा ट्रेड डेटर्स और यहाँ पे आपने फिगर लिख दी 1180,000। अब आपकी मर्जी, आप चाहें तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को यहीं पे नेट ऑफ कर दें, यानी कि ऊपर ही फिगर 1180,000 में से माइनस करते हुए आप दिखा दें क्लोजिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, यानी कि कौन सी अमाउंट, ये भी हमने कैलकुलेट कर ली हुई है 47,200। ठीक है, अब आपकी मर्जी है। यहाँ पे मैं इसको अलग अलग दिखा रही हूं, तो मैंने 47,200 यहां से लेस होते हुए भी दिखा दिया। आपने कहा ट्रेड डेटर्स हो गया, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स हो गया। और देखते हैं और हमारे पास कौन कौन से नॉन करंट एसेट्स हैं। आप इधर आए, आपको नजर आ रहा है प्री पेमेंट्स एंड अदर रिसीवेबल्स। अब आपने इसको यहां पे लिखा, अब आपको एकदम से याद आया कि आपने एक प्रीपेड रेंट की अमाउंट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस से क्रेडिट करके यहां पे डेबिट करनी है। कितनी अमाउंट थी वो, 3,75,000 है ना। तो आपने क्या करना है, उसको एक्सपेंसेस से निकाल के
लेकर आना है किसमें, प्री पेमेंट्स के अंदर। प्री पेमेंट्स में ये आप ले लेंगे तो आपके पास अनएडजस्टेड फिगर प्री पेमेंट्स की कितनी है, 396,400। आपने कहा पहले 396,400, उसमें फिर हमने 3,75,000 का प्री पेमेंट फर्दर ऐड कर दिया। इंश्योरेंस प्रीपेड, राइट, सॉरी रेंट प्रीपेड, राइट। तो आपने कहा 396,400 प्लस 375,000, तो आपका प्रीपेड जो है, प्री पेमेंट्स एंड अदर रिसीवेबल्स हो गया 771,400। अब हम चेक करें तो हमें कोई कैश इन हैंड या कैश एट बैंक नजर नहीं आया। इंस्टेड वी हैव गॉट दिस ओवरड्राफ्ट, और ओवरड्राफ्ट तो करंट लायबिलिटी में आता है। तो आपने कहा एक दफा फिर चेक कर लेते हैं नीचे, क्या कोई और हमारा करंट एसेट रिकॉर्ड होने से रह तो नहीं गया। तो जवाब आएगा नहीं, आपने बाकी सारी चीजें कर ली हैं। अब आप क्या करेंगे, करंट एसेट्स का आपने टोटल किया, वो निकला 2,657,200, और अब आप कर देंगे इन दोनों का टोटल। तो आपने टोटल एसेट्स निकाले और वो कितने आए, 53,45,200। ये आपने लिख दिए टोटल एसेट्स, ठीक है। फिर बारी आई किस पोर्शन की, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इक्विटी एंड लायबिलिटीज में जब आए तो जो इक्विटी का पोर्शन है वो किस तरह से बनेगा। अब इस इक्विटी के पोर्शन में अब यहां पे देखें, अब आप ये देखेंगे इक्विटी से रिलेटेड क्या क्या चीजें हैं, कैपिटल अकाउंट्स, करंट अकाउंट्स, ड्रॉइंग्स। और आपको ये पता है कि ड्रॉइंग्स जो है वो आपने करंट अकाउंट में ही एडजस्ट करनी है। करंट अकाउंट के बैलेंस देखें कौन सी डेट का है, 1 जुलाई 2014। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने ड्यूरिंग द ईयर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और बोनस, अप्रोप्रिएशन वाले आइटम्स और शेयर ऑफ प्रॉफिट्स, हमने अभी ये चीजें लेके जानी है इस पर्टिकुलर अकाउंट के अंदर। अब आपकी मर्जी, अब देखिए इक्विटी के अंदर तो फिक्स कैपिटल अकाउंट है ना, एक आपके पास फिक्स कैपिटल अकाउंट है, आपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स तो लिखे। आपको पता है कि इनकी फिगर तो फ्लक्चुएट हुई नहीं, साल के शुरू में जितने थे वही यहाँ पे लास्ट भी हैं। तो आपने तारिक और जुनेद के नामों के साथ कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस तो पहले लिख लें, क्योंकि ये तो चेंज नहीं हो रहे, इसमें तो कोई एडिशन या डिलीशन नहीं हो रही, सब्ट्रैक्शन नहीं हो रही। तो आपने 1,1650,000 एज इट इज लिखा और उन दोनों को आपने टोटल करते हुए यहाँ पे दिखा दिया। यहां तक बात क्लियर है। अब जो आपका करंट अकाउंट था उसके लिए उसको किस तरह से लिखेंगे, पार्टनर्स करंट अकाउंट्स, इनकी आपने डाली हेडिंग, तारिक और जुनेद का लिखा, और आप यहाँ पे रेफरेंस दे दें वर्किंग नंबर 2 का, वर्किंग नंबर 3 इनफैक्ट। और उस वर्किंग में आप क्या बनाएंगे, नीचे आप जगह छोड़ें और आप पार्टनर्स करंट अकाउंट्स बना लें। अब एक तो ऑप्शन आपके पास ये है कि आप इसका प्रॉपर्टी अकाउंट बनाएं, और अगर आपको कंफ्यूजन होता है तो इट्स बेटर दैट यू मेक दिस अकाउंट प्रॉपरली। दूसरा तरीका क्या है कि आप वहीं पे ब्रैकेट्स में काम करते हैं जो यहाँ पे करना है। जो चीज करंट अकाउंट में क्रेडिट होती है, क्या मतलब है उसका, इक्विटी बढ़ रही है उससे क्रेडिट हो रही है, वो चीज आप कर देंगे ऐड। जो चीज ओपनिंग में, जो चीज आपके करंट अकाउंट में डेबिट होती है, यानी कि वो करंट अकाउंट के बैलेंस को कम करता है, इक्विटी को करता है कम, तो वो फिगर, वो चीज आप कर देंगे लेस। फॉलो करें इस बात को। तो यहां पे मैं आपके सामने टी अकाउंट बना देती हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। तारिक हो गया, जमील, तारिक और जमील, ठीक है। तो हमारे पास क्या सिचुएशन थी, यहाँ पे इन्होंने हमें बताया हुआ। अब यहाँ पे देखें करंट अकाउंट पे आपको पता है कि कोई भी बैलेंस हो सकता है, डेबिट या क्रेडिट। यहाँ पे क्रेडिट कॉलम में आ रही है दोनों फिगर्स 880 और 650, तो इसका मतलब है कि क्रेडिट बैलेंसेस हैं। आपने बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखा 880,000 और 650,000। ओ सॉरी जुनेद, ठीक है, मैंने जमील लिख दिया, ठीक है ठीक है, जुनेद, ठीक है। तो ये आपके पास हो गया। आपने कहा बैलेंस ब्रॉट डाउन तो आ गया ये।
अब ड्यूरिंग द ईयर क्या क्या हुआ था उसके लिए अब आप जाएंगे कहां पे, अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। पहले आपने कहा तारिक को हमने बोनस देना है 54,655 का, क्या होगा इससे, करंट अकाउंट डेबिट होगा क्रेडिट होगा, सही है। तो आपने क्या किया, तारिक का अकाउंट क्रेडिट कर दिया 54,655 से। फिर आप आए नीचे, आपने कहा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी बनता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट हो रहा है, क्रेडिट क्या हो रहा है, रिस्पेक्टिव कैपिटल अकाउंट्स, करंट अकाउंट्स 80,000 1,32,000। ठीक है, फिर आप गए, आपने कहा फिर एक चीज है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, उससे हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट हो रहा है क्रेडिट, इसीलिए हम ऐड कर रहे हैं। तो डेबिट क्या होगा, ये दोनों टी अकाउंट्स 21,000 और 22,500। तो आपने 21,000 और 22,500 को यहां लिख दिया और यहां पे लिख दिया इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। अब ये तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट वाली सारी चीजें हो गई कंप्लीट। एक और चीज रहती है, सॉरी, शेयर ऑफ प्रॉफिट, एक ये भी तो रहता है, ये भी तो अप्रोप्रिएशन है। तारिक को कितना 126015, आपने इसको यहां पे शेयर ऑफ प्रॉफिट लिखा और 126015 252030, ये अब आपने यहां पे फिगर्स लिख दी। ठीक है, 126015 और 252030, तो ये आपने शेयर ऑफ प्रॉफिट भी अक्रू कर लिया। अब आपने कहा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट वाली सारी चीजें तो डन हो गई, हमने डेबिट ड्रॉइंग्स भी तो करनी है इस अकाउंट में। तारिक ने टोटल कितने की ड्रॉइंग्स की हुई हैं, 330 तो गिवन था किसमें, ट्रायल बैलेंस में। 90,000 का हमने फर्दर फाइंड आउट किया एडजस्टमेंट्स के थ्रू 4,20,000। जुनेद का कोई मसला नहीं था, 450 एज इट इज जो ट्रायल बैलेंस में गिवन है, हमने उतनी की ही ड्राइंग्स लिख ली। और कोई चीज रहती है और बिल्कुल कोई चीज नहीं रहती। अब आप कैलकुलेट कर लेंगे बैलेंस कैरेट डाउन, और बैलेंस कैरेट डाउन इसके आएगा तारिक का करंट अकाउंट बैलेंस है 669,670 और जुनेद का है 561,530। ठीक है, 561,530 ये आपका हो गया जुनेद का और वो हो गया आपका तारिक का। तो अब क्या करेंगे, इक्विटी में जाके पार्टनर्स करंट अकाउंट में ये दोनों बैलेंसेस लिख देंगे, 699,670 और 561,530। आप ऊपर जगह छोड़ चुके थे, आप करंट अकाउंट्स में गए और आपने ये यहां पे लिख दिया। हाँ जी, यहां तक क्लियर है बात। इन दोनों को आपने सम किया और आपने कहा कि टोटल करंट अकाउंट बैलेंसेस कितने हैं। इक्विटी आपके पास हो गई खत्म। इक्विटी में मैक्सिमम सिर्फ ये दोनों चीजें आएंगी, या तो उससे हो सकता है सिर्फ पार्टनर कैपिटल अकाउंट, अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट है तो सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की हेडिंग डलेगी और आपके पास जी जुलेखा 599 व्हाट, क्या चीज 699 है ना, तारिक का 699,670। ठीक है, चले तो अब ये आपके पास हो गया क्या, इक्विटी पोर्शन तो हो गया कंप्लीट। टोटल इक्विटीज 39,11,200। अब बारी किसकी आएगी, लाइबिलिटीज की।
लाइबिलिटीज में सबसे पहले क्या होगा, आपने चेक करना है कि कोई नॉन करंट लाइबिलिटी तो नहीं है, अगर है तो ही हेडिंग डालेंगे वरना नहीं। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं तो हमारे पास लोन फ्रॉम तारिक मौजूद है। अब देखो लोन फ्रॉम तारिक को आपने एज एन इक्विटी नहीं ट्रीट किया, एज अ नॉर्मल लाइबिलिटी ट्रीट करेंगे उसको, थर्ड पार्टी लाइबिलिटी। हालांकि ये लोन हमें दिया किसने है, तारिक ने, लेकिन वो कैपिटल नेचर का नहीं है। तो अब हम क्या कहेंगे, लोन फ्रॉम तारिक 6 लाख रुपए आपने यहाँ पे दिखा दिए एज ए लॉन्ग टर्म लोन। अब यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है कि उसका पीरियड क्या था, लेकिन नॉर्मली लोन आपका 1 साल से ज्यादा ही होता है, ठीक है। तो इसमें से उसने आपको ये बताया हुआ कि आपने 1 मार्च 2015 को ये लोन ऑब्टेन किया है, तो ये साल 2 साल के ये अज्यूम कर सकते हैं कि नॉन करंट लाइबिलिटी ही है। अब बारी आती है किसकी, करंट लाइबिलिटीज की। करंट लाइबिलिटीज में सबसे पहले आपको क्या लिखना है, ट्रेड पेएबल्स। जब आप ट्रेड पेएबल्स पे आते हैं तो ट्रायल बैलेंस में कितनी अमाउंट है, ट्रायल बैलेंस में ट्रेड पेएबल्स हैं, ट्रेड क्रेडिटर्स हैं 3,20,000 और इनकी कोई एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं है। तो हमने क्या किया, 3,20,000 को एज इट इज लिख दिया। फिर और क्या है इसमें नॉन करंट लाइबिलिटी, और क्या क्या है जल्दी से बताएं, क्वेश्चन को क्लोज करते हैं। फिर बैंक ओवरड्राफ्ट आ रहा है 4 लाख का। अब इसमें बैंक की एक एडजस्टमेंट करनी है, लेकिन बैंक ओवरड्राफ्ट लिखने से पहले एक और चीज भी है हमारी, अक्रूड एक्सपेंस। जो लोन फ्रॉम तारिक था उसके ऊपर जो आपने इंटरेस्ट एक्सपेंस कैलकुलेट किया था एसओसीआई में, डबल एंट्री क्या पास की थी, आपने कहा था इसकी अभी रिकॉर्डिंग नहीं हुई हुई। कितनी अमाउंट थी सिर्फ इस पोर्शन की, 24,000। सिर्फ इस लोन पे कितनी फिगर बन रही थी, लोन फ्रॉम तारिक, उस पर इंटरेस्ट बन रहा था, बिल्कुल ठीक, इंटरेस्ट एक्सपेंस अक्रूड, और वो है आपके पास 24,000। ये वो वाला इंटरेस्ट है जो कि तारिक वाले लोन पे बनता है। फिर आप आएंगे इधर आखिर में बैंक ओवरड्राफ्ट पे। अब अगर आप बैंक की चीज देखें तो आपके पास एक बैंक से रिलेटेड एक एडजस्टमेंट आ रही है, और वो क्या है कि जब आपका चेक 90,000 वाला डिसऑनर हुआ था बाय द बैंक, तो आपने डबल एंट्री क्या पास करनी थी, डेटर डेबिट बैंक क्रेडिट। अब बैंक ऑलरेडी आपका ओवरड्राफ्ट में आ रहा है 4 लाख रुपए। अब आप जब बैंक में फर्दर कोई चीज क्रेडिट करेंगे तो आपका बैंक ओवरड्राफ्ट बढ़ जाएगा, कितने पे आ जाएगा, 4,90,000 पे, है ना, क्योंकि ये ऑलरेडी क्रेडिट बैलेंस है। क्रेडिट बैलेंस में फर्दर कोई चीज क्रेडिट करेंगे तो 90,000 से इंक्रीज आएगा और आपका बैंक ओवरड्राफ्ट आ जाता है 490 पे। आपने ट्रेड पेएबल्स को भी किया टोटल, और आपने अब क्या कर देना है, सॉरी करंट लाइबिलिटीज को भी टोटल किया, फिर आपने टोटल लाइबिलिटीज प्लस इक्विटी देखा तो 5345,200 आ रहा है। आपने ऊपर से चेक किया क्या टोटल एसेट्स भी यही आ रहे हैं, 5345,200। आपने कहा बिल्कुल ठीक हो गया, इसको हमने लिख दिया टोटल इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, और आपका क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। जी मोहसिन, उस्मान, जवाद, जुलेखा, क्लियर है? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही टाइम पे एंड हुआ। वेरी लॉन्ग बट यस, लॉन्ग इसलिए था क्योंकि वाकई में लॉन्ग भी था, लेकिन हमें ज्यादा टाइम इसलिए भी लगा क्योंकि हम डिस्कस कर करके करते हैं, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस करना है। अब मैं एक डॉक्यूमेंट आपका अपलोड करूंगी पैक क्वेश्चन बैंक का, जिनके पास पैक का क्वेश्चन बैंक मौजूद है उसमें चैप्टर एम है पार्टनरशिप्स का, और उसमें आपने कोई भी सवाल उसमें से अटेम्प्ट नहीं करना क्योंकि वो पुराने सिलेबस के हिसाब से है, कंपाइलेशन हुई हुई है, तो उसमें सारे चेंजेस इन पार्टनरशिप स्ट्रक्चर वाले क्वेश्चंस आए हुए हैं सिवाय M19 के। M19 में अभी खुद LMS पे अपलोड कर दूंगी, वो आपका होगा होमवर्क। बिल्कुल इसी तरह से M19 में भी आपको
SOCI, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन गिवन होगा। मोहसिन, इसमें मैंने तकरीबन सारी चीजें टेस्ट कर ली हैं, तो यू कैन से कि ये 25 मार्क्स तक का, 22-25 मार्क्स तक का सवाल है, ये 20 तक भी हो सकता है ये, ठीक है। ये 20 मार्क वाला ही क्वेश्चन का रेंज में फॉल करता है, उससे बल्कि थोड़ा सा ज्यादा भी कर सकते हैं। इसमें तो मैंने सारी चीजें डाल दी ना, ये मैंने खुद क्वेश्चन बनाया है, इसमें मैंने तो फिर सारी चीजें डाल दी ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। एडजस्टमेंट्स भी डाल दिए हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के, ड्रॉइंग्स भी इंटरेस्ट है, कैपिटल भी है, बोनस भी आ गया, तो ऑब्वियसली वर्किंग ज्यादा होगी इसमें, सही है। सो दिस इज हाउ यू गो अबाउट इट। अब हमारा पार्टनरशिप में सिर्फ रहता है पार्ट गुडविल का, वो इंशाल्लाह हम करेंगे कल, ठीक है। अगर कोई सवाल है तो जल्दी से पूछ लें, नहीं है तो बस इजाजत दें फिर। होमवर्क M19 ये मैं अभी LMS पे अपलोड कर दूंगी। आई होप सिर्फ क्लास में आसान नहीं लगती है, जब बाद में प्रैक्टिस करते हैं तब भी आई होप आप लोगों को आसानी लगती हो। बाकी में चले, जबरदस्त, सही है। तो दैट्स इट। फिर कोई क्वेश्चन? उस्मान, जवाद, क्लियर है सब? चलें, जबरदस्त। इंशाल्लाह फिर कल मिलते हैं 8 बजे। होमवर्क है, बिल्कुल है। आप थोड़ी देर बाद LMS को देख लेना, बल्कि अभी तो आप लोग रेस्ट करें, सही है। जल्दी सोएं, सुबह जल्दी उठें, प्रैक्टिस करनी है, क्वेश्चंस करने हैं, पढ़ाई करनी है। तो मैं इंशाल्लाह भी M19 एक क्वेश्चन होगा एप्पल एंड पेयर का, वो मैं इंशाल्लाह अपलोड कर दूंगी LMS पे, वो आपका होमवर्क है। तो कल 8 बजे से पहले आप वो अटेम्प्ट कर लीजिएगा। मैं आपको बैलेंसिंग फिगर बता दूंगी, वो फिर हो जाएगा काम, लेकिन अब हो जाना चाहिए, वो मुश्किल नहीं है, वो एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चन है, सही है। चलें जी, इंशाल्लाह फिर कल मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।